नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। 2018 ऑपरेशन एंड बीडी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपके DFCCIL का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के टोटल 24 क्वेश्चन आए थे। 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, 3 पर्सन ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ दियर सैलरीज एंड द सम ऑफ दियर सैलरीज इज 72,000 एंड दियर सेविंग आर इन द रेशियो 8:9:20, देन सैलरी ऑफ ए इज। देखो, उनको क्या कह रहा है कि ए बी और सी ने अपनी सैलरी का कितना 80%, 85% और 75% स्पेंड किया है। टोटल सैलरी दे रखी है हमारे को 72,000 और उनका जो सेविंग का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 8:9:20। तो अब देखिएगा, ए ने कितना स्पेंड किया है टोटल 80% स्पेंड किया है, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी रही होगी 100% रही होगी ना। अब देखो, इसका रेशियो कितना दे रखा हमारे को, सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है इसने 8। और देखो देखो अगर उसने टोटल 100 कमाया होगा तो कितना 80, तो क्या होगा उसने खर्च कर दिया, बचा कितना होगा 20 बचा होगा ना। तो वो 20% की वैल्यू तो हमें 8 दे रखी है इसने यहाँ, ठीक है 8। तो अगर 20% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगा यहाँ हमारे पास 8/20 इंटू 100 5। तो ये कितना आ गया 40। मतलब अगर सेविंग 8 है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 40। इसी हिसाब से हम बी का भी निकाल लेते हैं। देखो, बी का क्या दे रखा है उसने 85%, तो उसने क्या करा है टोटल खर्च किया है, तो सैलरी कितनी 100% रही होगी, तो 15% उसने क्या करा होगा सेविंग करी होगी। और इस 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 9। अगर 15% की वैल्यू 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 9/15 इंटू 100। तो ये देखो, ये कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 20 बार कटेगा और ये 3 बार इसको काटोगे तो 3 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 60। इसी तरीके से सी का भी निकाल लीजिए। अगर देखो, सी ने कितना 75%, तो 75% इसने क्या करा है सेविंग करी है, तो बचाया कितना होगा, ठीक है क्या 75% खर्च किया है तो बचाया कितना होगा 25%। और 25% की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 20। तो देखो निकाल लीजिए, अगर 25% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो इसी हिसाब से देखो हमारे पास जो इनकी टोटल आय का रेशियो कितना आ गया 40:60:8। इसका आया ए बी और सी का। तो टोटल रेशियो कितना आ गया ये 2:3:4। और टोटल इनकम कितनी दे रखी है उसने 72,000। निकालनी किसकी हमको, ए की निकालनी है ना, तो निकाल दीजिए। क्या टोटल इनकम कितनी 72,000। ए का रेशियो कितना है 2। टोटल रेशियो का सम कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितना आएगा ये, इसको काटोगे तो 8 बार कटेगा, तो ये कितना है 8,000। 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16,000। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ए की इनकम कितनी है हमारे पास 16,000 दी हुई है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसने हमारे को परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब जो खर्च है परसेंटेज में दिया हुआ है और जो सेविंग है वो रेशियो में दी हुई है। तो हमको पता है अगर 100 उसने कमाया होगा, 80 अगर खर्च कर दिया हुआ, तो 20% जो बचा होगा वही तो 8 दिया हुआ है हमारे को रेशियो में। अगर इसको रेशियो 8 आ रहा है तो टोटल इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा 40। इसी तरीके से हमने तीनों का इनकम का रेशियो निकाल दिया और एक ही इनकम निकाल दी। एक ही इनकम कितनी है हमारे पास 16,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखा बोरोड ए सम ऑफ रेट 24,000 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24,000 रुपए उसने उधार लिए और कितने 12% की रेट थी, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। अब वो क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सी रीपेज ए सम ऑफ 6,880। मतलब 1 साल बाद उसने 6,880 रुपए दे दिए। अब देखिए, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है ना, तो मैं निकाल लेता हूँ। 24,000 का पहले साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल के लिए हमेशा समान रहेगा, तो 12 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 24 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 8 48, और नीचे क्या आएगा 24 8 8 2, तो ये कितना आ जाएगा 2,880। तो टोटल अमाउंट कितना, मिश्रधन कितना बना हुआ होगा हमारा 24,000, तो क्या रहा होगा मिश्रधन, क्या अमाउंट जो उधार लिया था वो 2,880 आपके पास। टोटल जो ब्याज आया था पहले साल का, तो ये अमाउंट कितना हो गया होगा 26,880। अब देखो, 26,880 में से अगर उसने 6,880 चुका दिया तो कितना बचेगा हमारे पास। अब उसका जो उधार ली हुई राशि वो कितनी 20,000 ही बची ना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो, पहले साल की रामायण तो ये खत्म हो गई, 20,000 रुपये बचा है। अब पहले साल खत्म हुआ और दूसरे साल जब स्टार्ट, पहले सेकेंड ईयर सी रीपे
अब उसने दूसरे साल के अंत में वापस कितना दिया, 5,400। तो वापस एक साल के लिए तो ब्याज लगा होगा चक्रवृद्धि ब्याज 20,000 के लिए, तो वापस हम इसको 20,000 रुपए का 12% की दर से एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर ही होता है, तो हम इससे भी इसको निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12×2 = 24, तो ये कितना बचेगा 2,400। तो यहाँ तो टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारे पास, 20,000 तो मूलधन और 24 तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ब्याज। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 22,400। अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि सेकंड साल के दूसरे साल के अंत में उसने कितना 5,400 लौटा दिया ना, तो 5,400 अगर इसमें से लौटा दिया उसने, तो अब उसके पास कितना बचा है, अब उसका उधार राशि कितनी 17,000 ही बची है ना। ठीक है, 17,000 उसके उस पर कर्ज है। अब क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट शुड सी पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू डिस्चार्ज द लोन। अब देखो तीसरे साल के अंत में वो कितना दे कि लोन खत्म हो जाए। अब उसके पास 17,000 रुपये बचा है, अब एक साल का ब्याज उस पर लगेगा और उस पर जितना भी अमाउंट होगा वो उसको चुकाना होगा। तो देखो वापस एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज ले लो या साधारण ब्याज बराबर ही होगा, तो इसमें भी हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 17,000 का क्या कह रहा वो 12% रेट थी ना, तो एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा होगा इसमें, 100 से 100 काट दो। देखो 17 को 12 से 12 7 84 का 4 हासिल पर 8, 12 12 12 कम 12 12 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2040, मतलब 2,040 रुपये। अब देखो 17,000 आपका टोटल अमाउंट था, इस पे ये बचा हुआ अमाउंट 17,000 ही था ना सब चुकाने के बाद तीसरे साल के में। तो 17,000 में ये ब्याज और चुकाना पड़ेगा हमारे को। एक साल का ब्याज कितना बना होगा दूसरे से लेकर तीसरे साल तक का ब्याज 2,040, तो 17,000 और 2,040 कितना हो जाएगा आपके पास 19,040 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब तीसरे साल के अंत में उसने कितना 19,040 रुपये चुकाकर ब्याज का हिसाब किताब क्लियर कर दिया होगा। अब देखो आप कहोगे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से कैसे निकाल रहे हो, तो देखो एक पहले साल के लिए आप साधारण ब्याज लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लो बराबर ही होता है। जब उसने इतना चुका दिया तो इतना, जब देखो पहले साल में उसने 2880 चुका, क्या कितना चुकाया था 6,880, लेकिन ब्याज सहित अमाउंट कितना बन रहा था 26,880। तो इसमें से जब हम इतना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20,000। तो वापस 20,000 पे वापस कैलकुलेट ब्याज हुआ होगा ना दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल में भी एक ही साल है ना कैलकुलेट, तो 20,000 का ब्याज कितना निकला 2400, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 22,400। फिर दूसरे साल के अंत में उसने कितना निकाल दिया 5,400 दे दिया, तो फिर कितना बचा 17,000 बचा। 17,000 पे एक साल का ब्याज कितना आएगा 2,040, तो 17,000 प्लस 2,040 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 19,040। तो तीसरे साल में उसको क्या चुकाना होगा लोन को डिस्चार्ज करने के लिए 19,040 रुपए। अब देखिए वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि समझाना है और ये क्वेश्चन भी लेंथी है, चॉइस क्वेश्चन है ना। मैं सही से कह रहा हूँ कि अगर अच्छा स्टूडेंट भी होगा तो उसको भी 35 से 40 मिनट लगे होंगे इन क्वेश्चन को करने में, अगर उसने चॉइस ही किए हैं। चॉइस पॉसिबल नहीं है कि ऐसे कुछ पेपर में चॉइस हो जाए, फिर भी अगर किए होंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिएगा, क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, टाइम हमको भी यहाँ लगेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 numbers when the average of any two is added to the third number the resulting number are 104, 111 and 115. what is the average of the given numbers। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किन नंबर है A, B और C, और वो क्या कह रहा है कि when the average of any two number, मतलब किन्हीं भी दो नंबर का एवरेज निकालकर उसमें तीसरी संख्या जोड़ दे तो हमारे को क्या मिलता है रिजल्टिंग नंबर 104, 111, 115। मतलब अब देखो करके बताता हूं मैं आपको, a प्लस बी का एवरेज कितना होगा a प्लस बी बाई 2, अगर इसमें मैं c जोड़ दूं तो हमारे को कितना मिलेगा एक बार 104। अगर इसी तरीके से मैं b प्लस सी कर दूं, b प्लस सी का एवरेज निकालूं और उसमें a जोड़ दूं तो हमारे को कितना मिलेगा 111। और इसी तरीके से अगर मैं a प्लस सी कर दूं, क्या a प्लस सी का एवरेज निकाल लूं a और c का, और उसके अंदर b जोड़ दूं तो हमारे को कितना मिलता है 115। अब देखो उसको सोल्व कर लीजिए इन इक्वेशनों को, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू, ये इधर जाएगा 2 तो इसके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 208। देखो सोल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ। ये क्या आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी प्लस 2a, ये कैसे आएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 2a हो जाएगा और ये 2 इधर जाएगा तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 222। इधर कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी प्लस, इसको सोल्व करने के बाद 2b इक्वल टू 230। अब देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, ये 1 है ना, इक्वेशन 1, 2 और 3 को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा a, 2a और a, तो ये कितना आ जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c। जोड़ लीजिएगा इनको, ये आएगा a 2a 3a, ये 4a 2c c और c, तो ये 4c और b भी जोड़ोगे तो 4 भी आ जाएगा। अब देखो इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 230, और ये दोनों भी मिलके कितना बनेगा ये 630 भी। तो ठीक है 208, 2 10 के ऊपर हासिल पर 1 1 3 3 3 6 और ये कितना 660।
अब देखिए 4 इधर से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास 660 है ना, तो इसको 4 से काट दीजिए, एक बार गया 2 बचा, 2 6 तो कितना 6 बार जाएगा, और ये कितना 165। तो देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 65। तो अब इसका एवरेज निकालना है ना, तो यही तो बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। तो देखो a प्लस सी की वैल्यू अगर 65 है, इनका सॉरी 165 है, तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 का भाग देंगे, तो इसमें भी 3 का भाग लगा लो, तो कितना आ जाएगा 165 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 55, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 3 नंबर्स का एवरेज कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ 55। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए फ्रैक्शन बिकम्स 7/8 इफ 5 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब अंश और हर में जो हम 5 जोड़ देते हैं किसी भिन्न में तो 7/8 बनता है। और अगली लाइन में कह रहा है व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 6/7। और अगर 3 जोड़ देते हैं तो क्या फ्रैक्शन क्या बनती है 6/7। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज। अब देखो वो क्या कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या रही होगी x और x/y। तो क्या कह रहा है, एक बार तो जब इसमें 5 जोड़ता है वो x+5 और y+5, तो फ्रैक्शन क्या बनता है हमारे पास 7/8। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जब हम इसमें 3 जोड़ते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बनती है हमारे पास 6/7। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या बनेगा ये 8x प्लस का 40 इक्वल टू 7y प्लस का 35। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा 8x प्लस सॉरी 8x माइनस का 7y इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस का 5। तो देखो एक इक्वेशन तो क्या आ गई 8x माइनस 7x इक्वल टू -5। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा इधर 7x प्लस का 21 इक्वल टू 6y प्लस का 18। तो ये क्या बन जाएगा 6x 7x माइनस का 6y इक्वल टू ये इधर जाएगा तो ये क्या बच जाएगा -3। अभी देखो 2 इक्वेशन है ये हमारे पास, यहाँ से xy की वैल्यू निकाल दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 8x माइनस का 7y इक्वल टू -5, 7x माइनस का 6y इक्वल टू -3। तो देखो अब देखो इसमें क्या करना, इनको इक्वल कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48x माइनस का 7×42 तो 42y इक्वल टू माइनस का 30। इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49x माइनस का 42y और इक्वल टू माइनस का 21। अब देखो ये 42 में सेम आ रहा है तो नीचे साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये तो कट जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस का x। 48 और 49 से तो माइनस का x बचा, इधर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 9। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है द सम ऑफ, हमारे को अंश और हर का क्या निकालना सम, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई। तो अब एक चीज देखिए y की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 9 पुट करता हूँ 8 9 72 माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 5। तो देखो ये जब इधर जाएगा, सॉरी 9 9 आया ना, ठीक है 8 9 72, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 77। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 77, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये 7 को इससे काटोगे तो 11, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11। तो y की वैल्यू कितनी 11, तो वो फ्रैक्शन क्या थी 9/11 थी। तो सम पूछा है ना, तो 9 + 11 कितना आ जाएगा आपके पास, अंश और हर का सम कितना आ जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। द सेल ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 20% एवरी वीक इफ द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ द 4th वीक एंड द 2nd वीक इज 792, देन द सोल्ड क्वांटिटी फॉर द 3rd वीक इज। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हर वीक में 20% क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक चीज देखिए 4 वीक की यहाँ बात हो रही है, तो अगर पहले वीक में 100 रहा होगा तो दूसरे वीक में कितना रहा होगा 120, 20% बढ़ के। तीसरे वीक में कितना रहा होगा, वापस इस पे 20% इंक्रीज होगी 144 रहा होगा। वापस 144 पे जब 20% बढ़ा होगा तो देखो 144 का 20% कितना होगा 28.8। तो 144 में जब मैं 28.8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 172.8। ठीक है, ये रफली हम आपको पता है, अगर 20% बढ़ा होगा तो 100 का 120 हुआ होगा, 120 का 20% बढ़ के 144 और 144 का 20% बढ़ के 172.8 हुआ होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है 4th वीक एंड द 2nd वीक इज 792। जो डिफरेंस दे रखा है ना 2nd और 3rd वीक का, वो कितना दे रखा है हमारे को। एक्चुअल में यहाँ से हम देखेंगे तो कितना आएगा 52.8, लेकिन एक्चुअल में दिया वो कितना है 792, जो कितना गुना है इसका 15 गुना है। तो अब जब ये 15 गुना दिया हुआ है तो पूछ क्या रहे देन द सोल्ड क्वांटिटी फॉर द 3rd वीक इज, मतलब 144 निकाल की हमको एक्चुअल भी वैल्यू निकालनी है। अगर ये इसका 15 गुना है तो एक्चुअल में भी क्या रहा होगा 144 का 15 गुना रहा होगा 3rd वीक में।
तो कर लीजिए। 144 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1440 तो एक, और 720 है, कितना आ जाएगा, 0, 4 और 2 6, 4 7 11 एक, हासिल पर एक, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सा 2160, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब थर्ड वीक की क्वांटिटी कितनी रहेगी, 2160। इसी हमारे को फर्स्ट वीक की पूछते तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आ जाता, 1500। फिर इसको जब 120 को अगर 15 सेकंड वीक की क्वांटिटी पूछी होती तो 120 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आ जाता, 1800। इसके पूछा है तो 2160। इसी तरीके से चौथे वीक की पूछी होती तो 172.8 को आप क्या करते, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल filled with equal sides is equal to 3 root 5 times the area of another triangle park whose sides are 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया क्या है, जो ये दूसरा जो ट्राइंगल दे रखा है ना, इसका 3√5 गुना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट टू ऑफ पुटिंग द फेंस अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर। मतलब हमारे को पहले वाले पार्क है ना, ये समबाहु त्रिभुज, इसके चारों ओर क्या लगाना है, फेंसिंग लगानी है। इसके चारों ओर फेंसिंग लगानी है तो इसका हमारे को परिमाप निकालना पड़ेगा ना। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर थे तो हमारे को सबसे पहले 3a निकालना पड़ेगा, और 3a को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या कह रखा है, ये जो दूसरा जो त्रिभुज दे रखा है ना, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। इसकी भुजाएं कितनी दे रखी है आपको, 50, 80 और 120। अब ये क्या है, तीनों भुजाएं विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं डिफरेंट है, तो इसका कैसे निकालते हैं, देखो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं, 50 + 80 + 120/2। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, 125। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल का। ये s 125, s माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, 75, s माइनस भी कितना आ जाएगा, 125 - 80 तो कितना आ जाएगा, 45, और 125 - 120 तो ये कितना आ जाएगा, 5। आपने देखो फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, हीरा का सूत्र जिसे हम बोलते हैं, हीरोन फॉर्मूला, s s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो देखो यहाँ से एरिया कितना निकल के आ जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज का, बड़ा वाला क्या ये जो दे रखा है, तो देखो 125 × 5 इंटू, देखो 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 5 × 3, ठीक है, और 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3 × 5। अब देखो 125 × 5 ये कितना हो जाएगा, 625। 625 का रूट कितना निकल के आएगा, ये तो डायरेक्ट बाहर निकाल दिया मैंने, 5। ये 5 और 5 रूट में से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 5 बचेगा। ये 3 और 3 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, 3। और ये देखो ये इधर हमारा रूट में बच जाएगा, रूट के अंदर 15। तो देखो इसका एरिया क्या निकल के आया, 25 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 125। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 375√15 इसका एरिया निकल के आया, ठीक है। अब अगला लाइन देखिएगा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फील्ड विथ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 3√5। मतलब जो ये समबाहु त्रिभुज है ना, देखो समबाहु त्रिभुज का हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो समबाहु त्रिभुज है इसका जो एरिया है √3/4a², ये किसके इक्वल है, इसके 3√5 गुना के। तो हम सीधी सी यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, √15 × 3√5। देखो ये दे रखा है ना हमारे को 3√5 गुना, तो इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, 3a निकालेंगे, फिर परिमाप निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा हमारे पास, √3/4a², 375। अब देखो मैं इनको टुकड़ों में तोड़ता हूँ ताकि आपको करने में आसानी रहेगी। √15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 × √5। 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √× √3, ठीक है। √5 तो है ही। देखो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, a²। इधर क्या बचा, 375। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 5। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर सीधा सा 4। अब देखिए a² आया ना, 375 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 × 15, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 15, और ये क्या 4। अब दोनों तरफ रूट कर लीजिए तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर a² का रूट a, 25 का रूट 5, 15 × 15 का रूट क्या हो जाएगा 15, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 15 × 5 कितना, 75, 75 × 2 200, तो कितना आया, 150 मीटर। मतलब एक भुजा की वैल्यू अगर हमारे पास 150 मीटर, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3a की वैल्यू हो जाएगी 3 × 150, तो ये टोटल कितना हो गया, 450 मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है, 105 रुपये। तो 450 मीटर का खर्चा कितना होगा, 450 × 105। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 450 को 105 से, तो डायरेक्ट आपके क्या आएगा, 47,250
और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल खर्च कितना है 47,250। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला है इनमें। अगर आप एग्जाम में भी करते हैं ना तो 35 से 40 मिनट आपको आराम से लगने ही थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। Form a group of 12 men if the two men of age 28 years and 32 years replaced by two women। ठीक है, एक 28 साल का व्यक्ति और एक 32 साल का व्यक्ति बाहर चले गए, मतलब टोटल 60 ईयर के दो लोग बाहर चले गए और उनकी जगह क्या रिप्लेस्ड बाय टू वुमेन, इनकी जगह दो नई नई महिलाएं आई। वेर इन बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम एज। ठीक है, और उनकी एज क्या है, दोनों की सेम है। अब क्या करें, एज रिजल्ट द एवरेज ऑफ द एज ग्रुप डिक्रीज बाय 1 ईयर। अब देखिए टोटल कितने थे, टोटल ग्रुप में कितने थे, 12 थे। दो जगह गए और दो आए तो 12 ही रहे ना। अब एवरेज में एक का डिक्रीज हो रहा है, अगर एवरेज में एक का डिक्रीज हो रहा है तो मतलब सब में एक एक का डिक्रीज हुआ है, तो टोटल 12 आदमियों में कितने का डिक्रीज हुआ होगा, 12 ईयर का। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर 60 साल के दो व्यक्ति गए हैं तो दो जो महिलाएं आई हैं वो कितनी, 60 में से 12 घटाओगे तो कितने, 48 साल। दोनों के जो दोनों महिलाओं की जो एज है वो कितनी, 48 साल है। अब क्या कह रहा है कि महिलाओं की एज बराबर है, एज बराबर है तो इसमें 48 में 2 का भाग लगा लीजिए, मतलब हर एक की एज कितनी थी, 24 एज। मतलब दो जो महिलाएं आई थी, एक 24 साल की थी और दूसरी भी 24 साल की थी। ठीक है, 60 ईयर के दो आदमी गए और 48 साल की दो महिलाएं आ गई तो कितना, 12 साल कम हुआ। 12 साल कम हुआ तो 12 जने थे तो 12 साल में 12 कम हुआ तो एक का एवरेज कम हो गया, ये तो कहना चाह रहा है। तो उनमें से हर औरत की उम्र कितनी थी हमारे पास, 24 साल। यही तो पूछा ना, एज ऑफ दीज वुमेन, व्हाट इज द एज ऑफ दीज वुमेन, तो कितनी आ जाएगी, 24 साल। एक महिला की उम्र कितनी थी, 24 साल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 10% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब 100 रुपए की चीज पे वो मार्क कितना करता है, 110 रुपए करता है, 10% बढ़ा के। ये सेल्स 40% ऑफ गुड्स एट द मार्केट प्राइस। अब देखिए क्या कह रहा है वो, अब देखो एक बार वापस देख लेना इसको। 100 रुपए की चीज को उसने मार्क कितना किया, सीपी कितना था 100, मार्क प्राइस कितना किया उसने 110। अब वो क्या कह रहा है कि ही सेल्स 40% ऑफ गुड्स एट द मार्केट प्राइस। अब देखिए 40% को तो उसने क्या करा, जो 110% उसने 110 मार्क करी थी, मतलब 40% को तो उसने 44 रुपए में बेच दिया। अब बचा कितना था हमारे पास, 66। देखो 110 में से 44 तो उसने बेच दी, मतलब इसका 40%, 44 तो उसने बेच दिया 44 रुपए में। अब 66 था ना, इस 66 पे उसने कितना डिस्काउंट दिया है, प्राइस एंड द रिमेनिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब रिमेनिंग को कितना 20% डिस्काउंट पे, तो 20% डिस्काउंट पे दिया तो 66 का 20% निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 13.2। तो देखिए अब 66 में से जब आप 13.2 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 52.8। तो देखो 44 का तो उसको 44 मिला था, देखो 40% जो उसने बेचा था ना उस पर तो उसको 44 मिल गया, क्योंकि 40, देखो इसमें से 40 और 60 आप देखो, 40 रुपए की चीज पे तो उसने कितना मार्क किया था, 44 10% बढ़ा के मार्क किया था ना, तो इस पे तो उसको 44 मिल गया। 40 वाली चीज पे तो उसको 44 मिल गया, लेकिन जो 60 वाली चीज थी जिसपे उसने 66 मार्क करा था, तो उस पर क्या क्या हुआ, उसको 52.8 रुपए मिला। ठीक है, तो इस पे किसको कितना मिला, 52.8। तो टोटल कितना मिला इसको, 44 प्लस 52.8 कितना हो जाएगा आपके पास, 96.8। मतलब टोटल अब देखिए लॉस ही होगा ना, 100 टोटल उसका, उसके खुद का सीपी कितना था 100 और एसपी कितना आया, 100 में खरीदा 96.8 में बेच दिया, तो उसको देखो कितने का लॉस हुआ, 100 माइनस 96.8, तो ये किसका हुआ 3.2%। 3.2% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। और ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा सा यहाँ आंसर हो जाएगा, लॉस कितना हुआ 3.2%। ठीक है, अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, 100 की चीज को 110 में मार्क किया, ठीक है, 40% कितना होता है 40, और 60% क्या होता है इसका, 60% कितना होगा 60। अब देखिए जो 40 है इस पे मार्क 10% कर बढ़ा के तो कितना हो गया होगा, ये कितना हो गया वो 44, और 60 वाली पे 10% बढ़ा के कितना मार्क क्या होगा 60। आप चाहे इसको ऐसे डिवाइड करो, चाहे इसको, 44 को उसने 44 में बेच दिया और 66 वाली चीज पर उसने जिसपे उसने 66 मार्क किया मार्क कर रखा था, उसको बेचा कितने में था, उसको बेचा उसने 52.8 में था। तो मिला उसको कितना टोटल 96.8 ही मिला ना, उसका लगा कितना था 100, तो 100 में से 96.8 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 3.2%। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। ए बी से दोगुना तेज है और
कार्य क्षमता मतलब इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ए की वो दोगुनी है बी से, और बी की वर्किंग जो कैपेसिटी है वो है सी से 3 गुनी है। ऑल थ्री टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डी फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 2 days। मतलब जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलके काम करते हैं तो कितने 2 दिन में खत्म कर देते हैं। और डी अलोन टेक्स 12 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। और डी जो अकेला है ना ये काम को कितने दिन में करता है 12 days, मतलब 12 दिन में काम करता है। ठीक है, तो देखो ये चारों मिलके काम को 2 दिन में करते हैं और डी अकेला 12 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 12 का कितना 12 आएगा। तो एक दिन के अंदर वर्किंग कैपेसिटी मतलब वर्किंग एक दिन के अंदर चारों मिलकर कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे, 12/2 6। और ए डी एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। अब देखिए ये एक दिन की कैपेसिटी निकल के आई है ना इनकी। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में 6 काम करते हैं, डी 1 काम करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। 6 - 1 इससे डी माइनस कर लूंगा तो 6 - 1 कितना 5 आ गया। देखो एक क्लू तो हमको मिल गया कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं। अब देखो उसने क्या करा है ए की जो मतलब ए एक दिन में अगर 6 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा, और सी एक दिन में 1 काम करेगा। वही तो कह रहा है ना कि ए बी का 2 गुना है और बी जो है सी का 3 गुना है। तो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दे रखी है और यह 6 3 1 कितना हो रहा है 10। यह एक दिन में 10 काम करते हैं और ये यहाँ 5। तो मतलब यहाँ सीधी सी बात है ए को आप ले लीजिए इसका आधा 3, बी को ले लीजिए आप 1.5 और सी को आप इसका ले लीजिए 0.5। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1.5 काम करता है और सी एक दिन में 0.5 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना 5 काम करेंगे ना, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से। अगर मैं इसको 3 1.5 और 0.5 मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे वो क्या कह रहा है, ठीक है, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 2 days। मतलब बी और सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। अब देखो ये बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 2 काम। एक दिन में 2 काम करते हैं तो 2 डे के अंदर 2 दिन के अंदर ये कितना काम करेंगे 2 × 2। एक दिन में 2 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 4। टोटल काम कितना हमारे पास 12। अगर देखो 12 में से अगर 4 काम हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास 8 काम रिमेनिंग बचा है ना। अब 8 काम बचा है हमारे पास तो उसको कौन करेगा। तो ये कह रहा है कि ए उसे कितने दिन में पूरे कर लेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो 8 काम को कितने दिन में कर लेगा। काम कितना है 8, एक दिन में 3 काम करता है तो पूरे 8 काम को कितने दिन में कर लेगा वो 8/3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 सही 2/3 दे, मतलब 2 सही 2/3 दिन में वो करेगा ए इस काम को। एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से समझना। चारों मिलकर काम करते हैं 2 दिन में, डी अकेला काम करता है 12 दिन में। तो टोटल वर्क हमने मान लिया इन दोनों का एलसीएम 12। तो ए प्लस सी प्लस डी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई 6। एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं 6 काम। डी एक दिन में कितना करता है 1 काम। अगर डी एक दिन में 1 काम कर रहा है, चारों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो 6 में से 1 माइनस कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में 5 काम करेंगे। अब देखो ये कंडीशन हमको दे रखी थी कि जो ए की वर्किंग कैपेसिटी बी की 2 गुना है और बी की सी की 3 गुना है। तो मतलब ए अगर एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में तो 3 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। तो यहाँ देखो ये तीनों का एक दिन का काम मिला के 10 दिन हो रहा था ना, लेकिन हमारे यहाँ 5 हो रहा है। कितना है आधा, तो इन सबको आधा आधा कर लो। तो देखो ये 3 करेगा, ये 1.5 करेगा, ये 0.5 करेगा। इनको सबको जोड़ के देख लीजिए आप 5 ही आएगा आपके पास। 3 और 1.5 4, 4.5, 4.5 और 0.5, ये टोटल 5 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा क्या निकल के आ गया। अब बी प्लस सी 2 दिन के लिए काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 1.5 और 0.5 2। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 4। टोटल काम कितना था 12। 12 में से 4 गया कितना बचा 8। और फिर कौन काम करेगा ए काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 8/3। तो ये कितना आ जाएगा 2 से 2/3 दिन। मतलब ए रिमेनिंग वर्क काम को कितने दिन में कर देगा 2 से 2/3 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 5.5 माइनस, देखो ये चीज दे रखी है हमारे को, उसमें हमारे को इसकी वैल्यू निकालने की किसके बीच में लाई करेगी। तो उसको सोल्व करते हैं हम। देखो 0.4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1। 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो 1/4 कितना आ जाएगा हमारे पास 0.25। तो 1.25 में से 0.25 माइनस करेंगे तो नीचे तो 1 बच जाएगा। तो नीचे की तो रामायण हमारे खत्म। अब ऊपर का जो बचा है ना इसको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। 5.5 माइनस का 3 माइनस का 0.125 मजला ब्रैकेट 7 - 1.2 डिवाइडेड बाय
अब देखो इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिखते हैं। 3.5 में से 1.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2। 1.2 में से जब मैं ये 1.2 में 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास 5.5 माइनस का ये देखो 3 माइनस 0.125, ये ब्रेकेट है इधर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.6 बचेगा 0.6, और 7 में जब मैं 7 से माइनस करूंगा 0.6 तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 6.4। अब देखिए अब ये क्या बचा हमारे पास 5.5 माइनस का 3 माइनस का 0.125 मल्टीप्लाई 6.4। 0.125 को 6.4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5.5 माइनस का 3 माइनस का 0.8। तो देखो ये कितना बच जाएगा मेरे पास 5.5 माइनस का 2.2, तो कितना देखो 5.5 में से जब 2.2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3.3। अब 3.3 किसके बीच में आ रहा है 3.2 और 3.4 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। 3.3 आया ना तो 3.2 और 3.4 के बीच में आ रहा, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 40 hours, ठीक है, respectively. If both our pipes are open, then it takes 1 hour 20 minutes more to fill the tank due to a leakage of the bottom. क्या कह रहा है कि दो पाइप हैं A और B, A कितने घंटे में भरता है 10 घंटे में, B कितने घंटे में भरता है 40 घंटे में, तो दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे ये 40, इसकी टोटल कैपेसिटी ले लीजिए एलसीएम, तो ये 1 घंटे में 4 भरेगा और ये 1 घंटे में 1 भरेगा, मतलब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे 5, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे पूरे टैंक को 40 की इसकी कैपेसिटी, 1 घंटे में 5 भरते तो टोटल 8 आवर में पूरा भर देंगे। अब देखो वो क्या कह रहा है कि भी उस टैंक में एक होल था जिसके कारण 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा लगे, मतलब 1 आवर 20 मिनट, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 सही 1/3, मतलब 4/3 आवर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना। अब एक चीज देखिए, जो ये 4/3 आवर जो एक्स्ट्रा ये चले हैं, ये इन्होंने इस समय में इन दोनों पाइप ने कितना पानी एक्स्ट्रा भरा होगा, देखो 1 आवर में कितना भरते हैं ये 5 लीटर, अभी हमने निकाला था 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 4/3 आवर में इन्होंने ये कितना पानी भरा होगा इन्होंने 5 × 4/3, तो ये कितना 20/3 लीटर। अब एक चीज देखिएगा मुझे, इन्होंने जो ये एक्स्ट्रा पानी भरा है मतलब 20/3 लीटर जो इन्होंने एक्स्ट्रा पानी भरा है, ये होल के कारण ही तो निकला होगा, मतलब 9 आवर 20 मिनट, ठीक है, 9 आवर 20 मिनट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 सही 9 सही 1/3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 28/3 आवर, ठीक है। तो मतलब जो होल है ना उसने 28/3 आवर के अंदर कितना पानी निकाला होगा 20/3 लीटर पानी निकाला होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पानी भरा है ये होल ने तो निकाला है। तो अब एक चीज देखिएगा आप, अगर ये 20/3 लीटर पानी 20/3 लीटर पानी अगर ये 28/3 घंटे में निकालता है तो 40 लीटर पानी निकालने में कितना समय लेगा, ये तो पूछा है उसने हमारे को कि इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक पूरा भरा हो तो हाउ लॉन्ग विल लीकेज अलोन टेक टू इम्पीटी इट, मतलब अगर ये टैंक पूरा भरा हो तो अकेला लीकेज उसे कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 20/3 लीटर अगर वो 28/3 घंटे में खाली करता है तो 40 लीटर कितने घंटे में खाली कर देगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 28/3 डिवाइडेड बाय 20/3 × 40, ऐसे ही सोल्व करेंगे ना। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचेगा हमारे पास 28 × 40/20, इसको काटोगे कितने बार 2 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 56 आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो वो होल है वो पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा 56 घंटे के अंदर खाली कर देगा। इन डिटरमाइनिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ निकालते हैं वो निकालना है 2 नंबर का, ठीक है। द लास्ट डिविजर इज 63, और लास्ट डिविजर हमारे पास क्या है 63, एंड द सक्सेसिव क्वोशंट्स शेषफल जो क्या भागफल जो आया था वो कितना आया था हमारे पास 1, 3, 1 और 5 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द 2 नंबर्स क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं सीधा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। मैं अभी एचसीएफ एलसीएम आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएफ निकालते हैं हम वो चीज मैं बता दूंगा। अभी मैं उसको डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो उसने क्या बोला है, जो शेषफल आ रहा है ना, ये क्या जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जो ये भागफल आ रहा है इसको तो आप क्या लिख दीजिए सीधा से यहाँ लिख दीजिए 1315। लास्ट डिविजन आपके कितना आ रहा है 63, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखो यहाँ क्या करिए आप A B C और D लिख दीजिए,
मतलब आपकी पहली संख्या तो ये और दूसरी संख्या ये, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपने क्या करा था, ए के अंदर बी का भाग लगाया था, ठीक है। तो ए और बी आपकी दोनों संख्याएं हो गई। तो देखो अब यहाँ डी कैसे निकालेंगे हम, डी निकालने का सीधा सा तरीका है, 63 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 315। अब जो सी निकालेंगे हम, तो सी कैसे निकालेंगे हम, सी कैसे निकालेंगे, देखो डी इंटू ये, डी इंटू जो नीचे ये क्वेश्चन से 1 प्लस 63, तो ये कितना आ जाएगा 315 प्लस का 63, तो कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 7 3 378, ठीक है। अब बी निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे, 378 इंटू 3, 378 इंटू 3 प्लस 315, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 378 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 से 24 का 4 हासिल ऊपर 2, 7 से 21, 21 2 23 का 3 हासिल ऊपर 2, 3 2 11, 1134 प्लस 315, कितना आ जाएगा ये 1134 और 315, देखो 1134 और 315 आपके आ जाएगा 9 4 4 1 1449, तो ये कितना आ गया 1449। अब वापस आपको ए निकालना है, तो ए कैसे निकालोगे, 1449 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ए निकालना है तो 1449 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और साथ में आपका यहाँ सी जोड़ देना 378, तो ये कितना आ जाएगा 8 9 17 का 7 हासिल ऊपर 1, 1 7 8 8 4 12 का 2 हासिल ऊपर 1, 4 4 8 और ये 1827, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, योगफली तो पूछा हमारे को दोनों संख्याओं का, तो दो संख्या तो निकल के आ गई 1827 और 1449, तो ये जोड़ दीजिए इनको, 1827 और 1449 कितना हो जाएगा 7 और 9 6 हासिल ऊपर 1 7 8 4 12 का 2 हासिल ऊपर 1 3, तो ये कितना आया 3276, और यही क्या हो जाएगा हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझा देता हूँ आपको, कुछ नहीं है, जो आपको ये भागफल दे रखे थे नीचे लिख लो, लास्ट डिविजन यहाँ लिख लो। अब देखो यहाँ ए बी सी डी लिख लो, एक ज्यादा लिखना बस, आप जो जितने 4 दे रखे हैं ना, तो ये आप ऊपर 4 ले लेना डिविजन के अलावा। डी निकालना है तो ये किसने आ जाएगा 63 इंटू 5 कर दो 315, फिर जब आपको सी निकालना हो तो किसे करेंगे, 315 को 1 से मल्टीप्लाई करके 63 जोड़ दो। फिर जब बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो ये दे रखा सी को 3 से मल्टीप्लाई करके डी जोड़ दो, कितना गया 11449। फिर जैसे ए निकालना तो क्या करेंगे, 1449 को नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ये अगला वाला सी आप ऐड कर दो, तो ये 1827 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई जोड़ दो, ये निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जोड़ दो, ये आ जाएगा। फिर आपको अगर ए निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जोड़ दो, तो ये आ जाएगा। तो ये दो संख्याएं क्या आ गई आपके पास 1827 और 1449। इसे अगर आपको नंबर निकाल के लिए बोलता ना, तो नंबर भी हमारे इजीली आ जाते हैं। एक संख्या तो क्या 1827 और एक संख्या आ जाती है 1449, ये संख्या आ गई। और इसका क्या आ गया हमारे पास, जो सम आ गया वो कितना आ गया 3276। तो ठीक है, तो ये आपके ये पेपर जो सॉल्यूशन था ये होता है कंप्लीट। अब जो आपके टॉपिक वाइज जो हम चल रहे हैं, अगर आप उसको रेस्पॉन्स दोगे तो हम वो टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।